दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका मार्केट कैप का, जो है 3 लाख करोड़ के आसपास। और हम मार्केट कैप सबसे पहले इसीलिए चेक करते हैं क्योंकि अगर आपका पैसा को डबल होना है तो इसका मार्केट कैप को उसी हिसाब से बढ़ना होगा। सपोज मान लेते हैं कि इसका प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपये पे, और अगर लगाएं 100 रुपये पे, अगर ये 200 उसका प्राइस होगा तो उसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ होना चाहिए, तभी जाके आपका जो 100 है वो 200 होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंपनी कितना बड़ा है। कंपनी इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो ग्रो नहीं कर पाए। इसीलिए सबसे पहले आपको समझना है कि मार्केट कैप कितना बड़ा है। तो यहाँ से देख के पता चलता है। और मार्केट कैप ज़्यादा होने से फ़ायदा ये होता है कि कंपनी डूबने का चांसेस कम रहता है, क्योंकि बड़ा कंपनी ज़्यादातर अगर डूबता भी है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करता है, तो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन ग्रोथ उसी तरीके से थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू छोटा कंपनी। छोटा कंपनी का अगर मान लेते हैं 100 रुपये का आप स्टॉक खरीदे और वो 1 करोड़ का कंपनी है, तो वो 1 करोड़ से मार्केट कैप 100 करोड़ जाने में उसको बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन वहीं अगर 3 लाख करोड़ का कंपनी है और इसको 3 करोड़ का कंपनी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं मार्केट कैप। तो यहाँ इसका मार्केट कैप है 3 लाख करोड़ के आसपास। और अगर इसका स्टॉक्स पी का बात करें तो ये है अराउंड 27, जो कि मैं चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जितना भी लगभग IT इंडस्ट्री है उसका 30-35 के आसपास स्टॉक्स पी रहता है। उसका रहने का रीज़न भी है कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है। मतलब IT सेक्टर में जो भी कंपनी काम कर रहे हैं उसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई रहता है, जिसकी वजह से इसको स्टॉक्स पी मल्टीपल ज़्यादा मिलता है फ्रॉम द इन्वेस्टर। जब मैं कंपैरिजन करूंगा कॉम्पिटिटर से तो मैं आपको ये दिखा दूंगा कि स्टॉक्स पी क्यों ज़्यादा रहता है। तो ये तो था रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी डेट को रिड्यूस करता आया है कंटिन्यूअस कुछ सालों में। फाइनली ये डेट फ्री भी हो गया, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया है। और अगर डिविडेंड पेमेंट का बात करें तो ये अराउंड 20% है, मतलब 100 रुपये अगर कमा रहा है तो 20% डिविडेंड में बांट दे रहा है। और अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो 20% के आसपास ग्रो किया इसका सेल्स लास्ट 10 सालों में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद अगर 10% से इसका सेल्स ग्रो कर रहा है, मतलब काफ़ी तेज़ी से इसका सेल्स ग्रो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखता है रिटर्न देने का। ये तो था पॉजिटिव पॉइंट। और नेगेटिव पॉइंट कुछ दिया नहीं है तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला कुछ। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो पूरे मार्केट में सबसे बड़ा है वो है TCS। वो है 12 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी, लगभग 13 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है। और ट्रांसफ़र होते रहता है, कभी रिलायंस स्विच होते रहता है, कभी रिलायंस आता है, कभी TCS आता है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि TCS सबसे बड़ा है, इन्फोसिस उससे छोटा, विप्रो उससे छोटा, और HCL टेक्नोलॉजी आता है 4th नंबर के। उसके बाद आता है टेक महिंद्रा जो काफ़ी छोटा है, उससे लगभग आधे मार्केट कैप में है। और अगर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें, मतलब अगर 100 रुपये हम दिए हैं तो कितना रुपये हमको रिटर्न मिलता है 1 साल में, TCS का 48%, जिसके वजह से इसको सबसे हाई PE मल्टीपल मिलता है, जो आपको दिख रहा होगा 34 के आसपास है। और दूसरा है इन्फोसिस जिसका 35 रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसको भी लगभग मिलता है 34 के आसपास। लेकिन आपको अगर नीचे देखें तो आपको पता चलेगा कि PE L&T इन्फोटेक और माइंडट्री का काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी कम है। यह इसीलिए है क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है वो कम है और इसका पोटेंशियल ज़्यादा है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने का। मतलब यहाँ से ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ के अभी 1 लाख करोड़ के आसपास का दोनों कंपनी है, तो यहाँ से 10 लाख 15 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी बनने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से 10 गुना ये हो सकता है। लेकिन वही अगर TCS और इन्फोसिस का बात करें जो लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास का है, उसको अगर 10 गुना आपका पैसा को करना है तो उसको लगभग 1 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होना पड़ेगा, जो कि काफ़ी, मैं कहूँगा कि काफ़ी अनरियलिस्टिक टाइप का लगता है अभी के सोचने के हिसाब से। खैर ये फ्यूचर में हो भी सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं होगा, बस यहाँ इसीलिए इसका स्टॉक्स PE का मल्टीपल काफ़ी ज़्यादा दिया गया है इन्वेस्टर के द्वारा। तो ये तो था कंपैरिजन। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी को लास्ट 12 क्वार्टर में सेल्स जनरेट हो रहा है या नहीं। तो अगर सेल्स का बात करें तो दिसंबर 2018 में ये था 16,000 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया लगभग 20,000 करोड़ के आसपास। ट्रेंड पॉजिटिव में है, मतलब कंपनी को सेल्स जनरेट हो रहा है। अब चेक करते हैं कि कंपनी को ऑपरेट करके प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। तो देखने से सिंपली पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, बस थोड़ा सा अप डाउन हुआ था बीच में कोविड के वजह से। वही मार्च 2021 में हुआ तो मैंने कह सकता कि ये कोविड के वजह से ही हुआ होगा। जून 20 में मान सकते हैं कोविड की वजह से हुआ, लेकिन मार्च 21 में कंसीडर करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। खैर थोड़ा सा इसका प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है इधर 2021 में। तो नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो ये भी इसी तरीके से ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम समझे तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ तो रहा है, साथ ही साथ ये थोड़ा सा अभी 21 में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो ये तो था क्वार्टरली। अब हम बात करते हैं एनुअली का कि कैसा चल रहा है पिछले 10-11 सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस। अगर 2010 का बात करें तो इसका सेल्स था लगभग 12,000 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया लगभग 75,000 करोड़ के आसपास। मतलब 12×6 = 72, लगभग 6 गुना के आसपास इसका सेल्स ग्रो किया है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट का अगर
हम नेट प्रॉफिट का बात करते हैं जो 1200 करोड़ के आसपास था, तो लगभग ये 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया। नेट प्रॉफिट लगभग 12,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो यहाँ देख के पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 10 टाइम्स, जबकि सेल्स इंक्रीज हुआ मात्र 6 टाइम्स। मतलब कंपनी का मार्जिन एक्सपेंड कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है अगर इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचिए तो। क्योंकि जब भी आपका मार्जिन बढ़ेगा मतलब आपको काम मिल रहा है, आप उससे और ज़्यादा चार्जेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि आप इन फ्यूचर भी इसी तरीके से चार्ज करते जाएंगे और आप कमाते जाएंगे, जिसको कि फिर फाइनली इन्वेस्टर को लौटा दिया जाएगा अगर डिविडेंड देता है कंपनी या बायबैक करता है तो, जिस भी रीज़न से। लेकिन हाँ, कंपनी ग्रो होता जाएगा, यहाँ देखने से ये समझ में आता है। तो ओवरऑल अगर पिछला 10-11 साल का डेटा देखें तो कंपनी को सेल्स जनरेट हो रहा है अभी काफ़ी अच्छे तरीके से, और अगर प्रॉफिट का बात करें तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सेल्स। अब बात करते हैं लास्ट कुछ सालों का डेटा। तो अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 साल में 20% से ग्रो किया, 5 साल में 19% से ग्रो किया, लास्ट 3 साल में 14% से ग्रो किया। तो हमको यहाँ देख के पता चलता है कि कंपनी का सेल्स लास्ट 3 सालों में कुछ रीजन की वजह से थोड़ा सा स्टेगनेट हो रहा है, मतलब घट रहा है, सेल्स का ग्रोथ घट रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल्स घट रहा है, सेल्स का ग्रोथ घटा है यहाँ पे 14%। अब बात करते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का। तो अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो ये 10 साल में 24% से ग्रो किया, लेकिन 5 साल में ये 14 पे आ गया और 3 साल में 9%। मतलब दोनों सेल्स ग्रोथ तो घटा ही है, साथ ही साथ इसका प्रॉफिट का ग्रोथ भी घटा है। ऐसा नहीं कि 100 रुपया था पिछला साल तो इस साल 97 रुपया हो गया या 96 रुपया हो गया या 91 रुपया, ऐसा नहीं हुआ है, बढ़ा आगे की तरफ ही है। पहले 100 कमा रहा था तो अब 109 कमा रहा है, लेकिन पहले 100 जहाँ 14 कमाता था 14 रुपया, वहाँ अब 9 रुपये कमा रहा है पिछले 3 साल से। तो कहीं ना कहीं कंपनी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ लास्ट 3 सालों में, सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कंपनी का लास्ट 10 साल का 25% और इसी के आसपास ये घूम रहा है 24-25% के आसपास। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव हमको अच्छा लगता है कि किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इसको होल्ड करना। खैर 1-2 साल के लिए हम मान सकते हैं कि किसी भी कंपनी का इधर उधर फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि कंपनी है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो लीनियर डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा हमेशा अपवर्ड। कभी कभी होता है कि डाउन चल जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल एवरेज में अगर लिया जाए 5 साल 10 साल का अगर रिटर्न 20% है उससे ज़्यादा है तो मैं कंसिडर करता हूँ कि वो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अब थोड़ा बात करते हैं कंपनी का कैश फ्लो की। क्या कंपनी जो कमा रहा है उसमें से उसको प्रॉफिट में से हाथ में कैश आ रहा है या नहीं, ये पता चलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो यहाँ देख के क्लियरली पता चलता है कि कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव और कंटिन्यूस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, मतलब कंपनी को हाथ में पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रॉफिट तो दिखा दे बैलेंस शीट में लेकिन हाथ में पैसा नहीं आए। ऐसा होने से कंपनी फालतू का पैसा स्टक कर जाएगा हम लोग का, उसमें कोई फायदा नहीं होगा पैसा लगाने का। तो अगर प्रॉफिट कर रहा है तो हाथ में पैसा आना चाहिए और वो दिखेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कंपनी पैसा उठा ले रहा है तो उसी पैसे को कंपनी अपना इन्वेस्टिंग में और फाइनेंसिंग में खर्च कर रहा है। मतलब जितना पैसा मेरे पास है उसी को हम इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहे हैं और फाइनेंसिंग में खर्च कर रहे हैं। जो फाइनेंसिंग में खर्च है मोस्टली वो डिविडेंड पेमेंट में होगा, क्योंकि कंपनी का डेट पिछले कुछ सालों में रिड्यूस तो हुआ है, लेकिन डेट के अलावा जो भी पैसा दिया है कंपनी वो सारा डिविडेंड पेमेंट है। तो यहाँ आपको अलग करना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड पे किया है और कितना डेट पेमेंट किया है। तो आपको एनुअल रिपोर्ट में प्रॉपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जब आप डेट के बारे में देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, या कैश फ्लो में आप जब देखिएगा तो आपको ये दोनों क्लियर हो जाएगा कि कितना टैक्स में गया है, इनकम कितना टैक्स में लोन में गया है और कितना डिविडेंड पेमेंट में गया है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि कंपनी पैसा हाथ में आ रहा है कंपनी का, और अच्छे तरीके से कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर जोड़ा जाए तो नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, मतलब कंपनी का हाथ में पैसा है। ये तो था ओवरऑल कैश फ्लो के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी को कुछ इन्वेंटरी है नहीं, जिसकी वजह से इन्वेंट्री डेज देखने का कोई फायदा नहीं, पेबल डेज कुछ है नहीं। कंपनी जब इन्वेंट्री खरीदेगा नहीं तो पे किसको करेगा। हाँ, डेटर्स डे है जो कि अराउंड घूम रहा है 70, पहले था थोड़ा सा कम था लेकिन अब थोड़ा बढ़ के 70 डेज़ के आसपास अराउंड हो गया। तो यहाँ कहने का मतलब है कि कंपनी अगर कोई काम करता है तो कितना दिन में उसको पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ इन्वेंट्री नहीं है तो कितने दिन में पेमेंट हो, बस आ जाना चाहिए पेमेंट, बस इतना ही अच्छा रहता है। तो यहाँ कंपनी को तो पेमेंट हो ही जा रहा है, तो देखने का कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो लास्ट 12 क्वार्टर का तो शेयर होल्डिंग पैटर्न 60% था शेयर प्रमोटर के पास, जो बढ़ के हो गया 60.33। ज़्यादा इंक्रीज़ तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ इंक्रीज़ हुआ है, बस ये समझना है। अब बात करते हैं डाइल्यूशन का, कि डाइल्यूट किया है कि नहीं किया है शेयर्स। तो अगर डाइल्यूशन का बात करें तो 2007 में कंपनी का यहाँ डेटा दिखा रहा है इक्विटी डाइल्यूशन का 2007 से 21 में। तो 2007 से लेकर 2017 तक 10 सालों तक कंपनी इक्विटी थोड़ा डाइल्यूट करता गया, बिकॉज कंपनी को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना था और कंपनी इस बीच काफ़ी लोन भी उठाया था, क्योंकि कंपनी को एक्सपैंड भी करना था इंडिया में, इंडिया से बाहर भी। तो कंपनी को पैसा का ज़रूरत था। तो 17 तक कंपनी कंटिन्यूस एक्सपैंड किया, उसके बाद कंपनी लोन चुकाना शुरू किया। तो अभी कंपनी लगभग डेट फ्री हो गया, और डेट फ्री होने के साथ साथ कंपनी क्या किया कि शेयर को खरीदना शुरू किया।
2018 में 2.4% खरीदा, 19 में 2.6% खरीदा। जितना पहले खरीदा था उससे ज़्यादा यहीं पे 2 साल में ही वापस कर लिया। मतलब एक तरीके से शेयर होल्डर्स को फ़ायदा ही दिया है कंपनी। तो ओवरऑल देखने से पता चलता है कि 50% से ज़्यादा तो होल्ड करता ही है, प्लस डाइल्यूशन भी नहीं किया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि मैनेजमेंट को भरोसा है कंपनी पे। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस HCL टेक्नोलॉजी के बारे में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। मैं चाहूँगा कि मैं अपने पर्सपेक्टिव से जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक भी कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।